आज का टॉपिक है मैटरनल अडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है। तो आंसर होता है उसका कि उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन के क्या होते हैं, कुछ मेन फंक्शन होते हैं, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है उसको थिक बनाने का काम करता है, ताकि उसमें बेबी का जो इम्प्लांटेशन है वो सेफ़ तरीके से हो सके और बेबी उसमें क्या रहे, एम्बेडेड रहे, इम्प्लांट रहे। ठीक है, इसी वजह से जो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। कभी भी प्रेगनेंसी के किसी भी समय में अगर क्या है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो एक कॉज है ये भी अबॉर्शन का। प्रेगनेंसी में जो एमेनोरिया होता है, एमेनोरिया का मतलब क्या है, सिजेशन ऑफ टेम्परेरी सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। कैसे में, वो हम देखेंगे। एक चीज़ पहले याद रख लेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक, उनको क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कि उनको क्या करना है, जो भी जीएनआरएच था उसको क्या है, यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, उसको डिक्रीज़ करना है। क्योंकि अब क्या है, यूट्रस के अंदर पहले से ही एक बेबी फॉर्म हो रहा है, तो क्या करना है, अलग से हमें एक दूसरे ओवम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जीएनआरएच डिक्रीज़ हो जाता है। अगर जीएनआरएच डिक्रीज़ होगा तो जीएनआरएच एलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करता था, वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो एलएच और एफएसएच भी कम हो जाएंगे। और जब कभी भी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बोलते हैं कि 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के लिए एलएच सर्ज, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन का पीक लेवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी में एलएच कम है, तो कम होने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो साथ में क्या करवाता है, एमेनोरिया करवाता है। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन के तीसरे फंक्शन की, कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, कि जहाँ जहाँ पर भी बॉडी में स्मूथ मसल है उनको क्या करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। अब यूट्रस के अलावा हमारे पास ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल हो गई, यूरेटर हो गई, इन सब में भी क्या होता है, स्मूथ मसल होती हैं। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन इन सब पे क्या करने वाला है, एक्ट करता है और कुछ क्या करता है, चेंजेस करता है फीमेल के बॉडी के अंदर। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन ने लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, उसको हमने क्या किया, उसको रिलैक्स किया, मतलब हमने क्या कहा, इसोफेगस और स्टमक के बीच में वहाँ पे क्या है, एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है क्या, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको क्या नहीं आने देता, ऊपर इसोफेगस में नहीं आने देता है। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा स्मूथ मसल रिलैक्स हो गया है। हमारे इस स्फिंक्टर के लूज़ होने की वजह से अब जो एसिड कहाँ है, स्टमक में है, वो स्टमक से कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा, जिससे फीमेल को क्या होता है, एसिड हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न को ही हम क्या बोलते हैं, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। दूसरा हमने कहा था कि स्मूथ मसल कहाँ है, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली हमारी जो इंटेस्टाइन की मसल होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और पेरिस्टालिसिस होता है। पेरिस्टालिसिस का मतलब कि जल्दी जल्दी जो भी फूड है वो कहाँ से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। लेकिन अगर क्या है, हमारी स्मूथ मसल पहले से ही रिलैक्स हो गई हैं ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो पेरिस्टालिसिस स्लो होगी और फूड जो है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमें पता है कि वाटर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है। जितना लंबे समय तक रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा और स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड। और इसी हार्ड स्टूल होने को हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। तो फीमेल को हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या हो सकता है, GERD हो सकता है अगर क्या हो रही है, हमारा गैस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है। और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अगर इंटेस्टाइन की मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। इसके बाद हमारे ब्लड वेसल में भी क्या पाए जाते हैं, स्मूथ मसल पाई जाती हैं। अगर ब्लड वेसल के स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हाई है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड वेसल को भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स करने की वजह से क्या है, जो हमारा BP है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन, कि जो जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ब्रॉड डायमीटर में ब्लड
ब्लड क्या होगा, धीमे धीमे फ्लो करेगा, जो वो क्या नहीं करेगा, आर्टरी और वैसे आर्टरी की जो वॉल है उस पर क्या नहीं करेगा, प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और बीपी कम हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, यूरेटर का काम क्या होता है कि किडनी से जितना भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको ब्लैडर तक लेकर आना। लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो गई, स्मूथ मसल क्या हो गई, ये किसकी वजह से हो पाता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो पाता है कि किडनी से जो भी यूरिन है वो ब्लैडर तक आ जाएगा। लेकिन अब रिलैक्स हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरेटर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, स्लो मूवमेंट होगा। स्लो मूवमेंट की वजह से यूरिन जो होगा वो बहुत एफिशिएंटली किडनी से ब्लैडर तक पुश्ड आउट नहीं होगा, नहीं होने, जिसकी वजह से यूरिन क्या होगा, स्टेसिस होगा उसका, किसके अंदर, किडनी के अंदर, क्योंकि यूरिन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा किडनी, किडनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लैडर तक नहीं पहुंचेगा, स्लो मूवमेंट होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी स्टेसिस। इसी के साथ मैटरनल अडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी का पार्ट 2 ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे पार्ट 3 पे।